हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरे ऑफिशियल क्लासेस में। सीटेट सीडीपी क्लास नंबर 4 सेट नंबर 4 पे हम लोग। और अगर आप लोग चाहते हैं किसी के साथ में मैथ का या फिर ईवीएस का या फिर और भी सेशंस अगर आप चाहते हैं हिंदी का, ठीक है, किस तरीके से हम लोगों को कंप्रेंशन करना होता है, कंप्रेंशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अपठित गद्यांश किस तरीके से करना है, जो कि हम लोगों को कन्फर्म नंबर दिलाता है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके लिए भी आपको चीज़ें बताऊँगा, हाउ टू यू कैन डील विद दैट टाइप ऑफ थिंग्स। और लेकिन अभी हम लोग फिलहाल बात करेंगे इस सेशन के बारे में। 4th सेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है। जुलाई 2013 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सॉल्व पेपर मान सकते हो आप इसे। सेम टू सेम सारे क्वेश्चन वही हैं जो इसमें पूछे गए थे, इनको बताएंगे हम आपको। और साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं बताता हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल समय आपका बर्बाद इसमें नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो बताओ इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जो विशेषता में प्रयोग में विश्लेषण के लिए लाई जाएगी। आप बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा अंतर करना। क्या हो जाएगा? अंतर करना। और ये ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया होती है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और बड़े ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश जो है वो अति लोलुप पाठक है। यह अपने कोर्स एवं पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं है, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेटा पढ़ लो, जैसे हम लोगों को कहने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। नज़र आ रहा है कि यार सीख तो यही रहा है, बस है 24 घंटे वाली दे तेरे की मचा रखी है। तो उसके रूप में अगर हम देखा जाए तो सर्वाधिक बेहतर रूप से इसे कैसे वर्णित किया जा सकता है, आपसे सिंपल सा वो ये पूछना चाहता है। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि वो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है। उसके अंदर एक इनर मोटिवेशन है पढ़ने की। तथ्य आधारित विद्यार्थी नहीं है, शिक्षण प्रेरित विद्यार्थी नहीं, मापन आधारित विद्यार्थी नहीं है। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी या शिक्षार्थी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो भाषा विकास के सहयोग करने का तरीका गलत है या नहीं माना जा सकता है? तो बोलोगे भैया कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे इसका हो जाएगा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, कि भैया जो तुम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हो इसका प्रयोग मत करो, ये उससे बोलना गलत होगा। तुम उसे कोई भाषा सिखा रहे हो सिखाओ, लेकिन उसकी अपनी भाषा की उसके लिए जो रिस्पेक्ट है उसकी बनी रहने दो। ठीक है, उसे उसके खिलाफ मत भड़काओ। आगे अगर हम बात करते हैं कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है, शिक्षक को किस योग्य बनाती है? जल्दी से बताओ। तो बोलोगे भैया वो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता प्रेरित करती है। ठीक है, जो है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य उसे बनाती है कि वो कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जरा बताओ। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? भैया ये तो गलत है। दूसरा दिया गया है कि शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी गलत है। विभिन्न तरीकों से सीखते हैं शिक्षार्थी, उनमें शैक्षिक भिन्नताएं होती हैं, हर विद्यार्थी अलग अलग तरीके से भी सीख सकता है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये एकदम सही हो जाएगा। खेलना जो है वो सामाजिक और संज्ञानात्मक दोनों विकास के लिए अच्छा माना जाता है, स्किल डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसकी बात हो रही है? हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका। तो बोलोगे भैया पहला हो जाएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक बच्चे के बारे में 50-50% योगदान। ये कैसे एकदम कैलकुलेटिव नहीं बोल सकते हैं। समवयस्कों और पितृ यानी जो जीन्स है इनके सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ये एकदम सही ऑप्शन इसका हो जाएगा कि समवयस्क और पितृक जो इनके सापेक्ष योगदान जो है योगात्मक नहीं होता है। बच्चे के विकास में योगात्मक और वातावरण की भूमिका के बारे में ये एकदम सही कथन है, एकदम सही कथन हो जाएगा। नेक्स्ट वन लिखा है सामाजिकरण है। आपसे सामाजिकरण के बारे में पूछ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि जो सामाजिकरण होता है वो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है। इसके साथ ही
अनुकूलन है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि फीचर के अनुसार एक है फीचर, उन्होंने बोला उनके अनुसार कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके अपने अनुकूलन भी बनाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू फीचर। इस बात को भी सुनेंगे एक बार, मेरी आपको समझ में आ जाएगी, देन हम लोग इसको टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट है। नेक्स्ट वन लिखा है कि एक पीटी, आपको पता भी है एक पीटी जो होती करवाई जाती है, खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के सर्वाधिक सहायक होगी? इसका आपको आंसर बताना है। तो बोलोगे भैया सबसे अच्छा यही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षक में अधिक अभ्यास करवाना, उसके क्षेत्ररक्षक में उसको अधिक अभ्यास कराओ, देन वो उसमें निपुण हो जाएगा भैया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। ठीक है, एक स्थिति में विशिष्ट अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। ठीक है, वह विभिन्न समूहों को एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक प्रतिपेक्ष विकसित करेंगे। ये किसके अंतर्गत बात हो रही है? जल्दी से मेरे भाई बताओगे, आप बोलोगे ये बात हो रही है अकॉर्डिंग टू आत्मसात। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आत्मसात। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से अनेक प्रतिपेक्ष को विकसित करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। अच्छा, जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है और उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। अब स्कीमा को शायद ये क्या बोलना चाहता है भाई? फिर को सीता दाल और चावल को हाथ से खाने लगी, ठीक है लिया, उसके बाद समझ में आ रहा है उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल को आपस में मिला लेती है। उसने इन चीज़ों को अपनी स्कीमा दाल और चावल खाने को कर लिया। अच्छा हाँ, स्कीमा में दाल चावल खाने को उसने अपने किस रूप में कर लिया? अंगीकरण, समायोजित, अनुकूलित या जो है समुचितता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो भैया सिंपल सी बात है, अनुकूलित कर लिया है। अनुकूलित कर लिया ना उसने, तो दाल चावल खाने को अपने स्कीमा में अनुकूलित कर लिया है, क्योंकि अनुकूलन ही एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक समस्या का समाधान करता है, वास्तविकता को समंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं को मानसिक रूप से प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। तो पहले सीखी गई चीज़ों का प्रयोग इसमें करता है। तो इसमें एक स्कीमा उसने उसको क्या कर लिया? अनुकूलित कर लिया भैया। ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे दिया गया है कि डैश के अतिरिक्त, आगे इसके डैश बना हुआ है, लिखा गया कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया। त्रितंत्र सिद्धांत से किसको मेरे भाई संबोधित किया गया है? के अतिरिक्त मतलब इसमें से किसी एक के अतिरिक्त। तो भैया हमें पता है ना कि संदर्भगत के अतिरिक्त है। संदर्भगत उसमें कहाँ होता है? आपको याद होगा जो बुद्धि के सेंस में ऐसे करके जो स्टर्नबर्ग का ऐसे त्रितंत्र सिद्धांत होता है, उसमें यहाँ पे होता है अवयवभूत, यहाँ आनुभाविक, ठीक है, और यहाँ पे सामाजिक। तो यहाँ पे अवयवभूत भी है, सामाजिक भी है, अनुभाविक भी है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो संदर्भगत नहीं है। तो ये मेरे भाई एकदम सही हो जाएगा। ये चित्र भी मैंने आपको दिखा दिया बना के, ताकि कोई दूसरा पूछा जाए आप याद रखो। हार्वर्ड गार्डनर आपको पता होना चाहिए, वो बुद्धि का सिद्धांत दिया, हम लोग 3 बार से पढ़ रहे हैं गार्डनर को, तो इसमें भी याद रखेंगे। गार्डनर की अगर बात करें तो बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण जो है कैसे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं जो होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं ना, उन पर बल देता है। ये क्या करता है? इन पर बल देता है। क्या? गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। याद रखेंगे, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ये पूछा जा सकता है। लिखा गया है कि था फ छ ध्वनियाँ जो होती हैं, इन ध्वनियों को हम लोग कौन सी वाली ध्वनियाँ कहते हैं? भैया सिंपल सा है, सबसे छोटी इकाई स्वनिम ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट वन, जल्दी से आ जाओ। बोला जा रहा है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को
क्या करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को रूढ़िबद्धता से बचने के लिए? तो वो एक काम कर सकता है कि लड़कों को जोखिम उठाने की नहीं यार, यही तो, ये भी तो रूढ़िबद्धता दिखा रहा है। लड़कों को जोखिम के काम दे दो, लड़कियों को सिंपल काम दे दो, तुम गुड़िया से खेलो, तुम गुड्डे से खेलो, ये सब बातें नहीं करनी है। लड़के लड़कियों को एक साथ, ठीक है, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। एकदम अप्रोप्रिएट आंसर इसका हो जाएगा। जब दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों लोगों को पता चलेगा कि यार ठीक है, दोनों लोग ही समान हैं। किसी को ऐसा महसूस ना कराओ कि तुम केवल गर्ल्स में हो, तुम केवल बॉयज़ में हो, तुम केवल ये हो, तुम केवल वो, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? किसके लिए करना चाहिए भाई? तो मेरे हिसाब से इसका कौन सा आंसर हो सकता है? पढ़ के देखते हैं एक बार। व्यक्तिगत विद्यार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति नहीं, विशिष्ट होने की अनुभूति नहीं करानी। समावेशी समान विशिष्ट एक साथ रहेंगे, ठीक है। समावेशिता को हमको ध्यान में रखना है। व्यक्ति जातियों के मध्य जो है खाई को कम करना चाहिए, नहीं। अगला, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, एक सेकंड के लिए इसको होल्ड कर दो, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए करना चाहिए? यह देखने के लिए कि विद्यार्थी जो है सीखने के लिए योग्य हैं और अयोग्य हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके द्वारा क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ये वाला एकदम एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अब इसको भी हटा दो। तो एक बार सारे ऑप्शन पढ़ के देखो, तुम्हें महसूस होगा कि यार ये वाला बेटर देन अनदर वन, ठीक है। जो तुम्हें सही लग रहा है उससे वो बेटर ही होगा। अगला है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो सभी शिक्षार्थियों को एक समान स्तर पर पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। देखो, अगर किसी में व्यक्तिगत भिन्नता है तो उसके सीखने में भिन्नता होती, तो एक समान तो हम नहीं करवा सकते, समान स्तर पे नहीं पढ़ा सकते हैं सबको। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना हो सकता है। भी टिक करके आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त नहीं भैया, हर संभव उपाय करेंगे, लेकिन शैक्षिक भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं तो उनमें होती हैं। धीमी गति से सीखने वाले साथियों को विशेष विद्यालयों में बिल्कुल नहीं भेजना है। ऑप्शन नंबर इसका 2 जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अदर देन तीसरे से, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाओ भैया जल्दी से, नेक्स्ट वन आ जाओ जल्दी से। लिखा गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? CBSE द्वारा। कब आता है जल्दी से बताओ? 2000, और ये लिख दिया मैंने x। अब इस x का मान तुम कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में। कब आया था? 9 में आया, 5 में आया, 4 में आया, 3 में आया, 2 में आया, कब आया बता दो जल्दी, ठीक है। साथ ही साथ सतत मूल्यांकन कौन सा होता है? निरंतर होने वाला मूल्यांकन होता है एक निश्चित समय अवधि पर। व्यापक जो सभी पक्षों की बात करता है, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, ठीक है, वो होता है। इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो अगर आप इसको पढ़ चुके हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये बोर्ड शिक्षाओं का अनावश्यक नहीं, अनावश्यक नहीं। सीखने में सुनिश्चित करने के लिए व्यापक, स्केल, निरंतर परीक्षण दोनों है ना, व्यापक भी तो है। सीखने के किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर ये जोर देता है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य नहीं, ये सबसे अप्रोप्रिएट है। तीसरा नंबर एकदम सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन लिखा गया है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? जल्दी से बताओ। विद्यालय आधारित आकलन का परिचय देना है, परिचित करिए भैया इनके बारे में। आप लिखोगे विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों को से लापरवाह बनाता है। ये देखो, कई सारी चीज़ें तुम देखते ही काट दोगे, ये तो भैया ये तो नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है कि शिक्षा बोर्ड कहेगा हटाओ सो यार, किसी को कुछ नहीं बताना है। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्रति बाधा उत्पन्न कर देता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने के लिए शिक्षार्थियों में मदद करता है। तो तुम देखो, ये तो तुम देखते ही काट देती है। देखो नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है, ये तो नहीं होगा ना कि बाधा उत्पन्न कर देता है। कोई सेंस है इस बात का? देखते ही काट दोगे कि ये वाला भैया नहीं हो सकता। तुम कुछ भी करो, तुम कितना पढ़ा दो, पर ये तो नहीं हो सकता। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती। कोई बोले सीखने की तत्परता है किसी के अंदर, तो ये सारी बातें किसकी ओर संकेत कर रही हैं? थार्नडाइक के तत्परता के नियम की तरफ कर रही हैं, या फिर शिक्षार्थियों के सामान्य योग्यता स्तर पर कर रही हैं, या फिर सीखने के सतात्यक एवं शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर कर रही हैं।
तो मेरे हिसाब से सबसे सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वन जल्दी से आ जाओ। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनमें से लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। उनको सबसे उचित क्या कहना होगा। अच्छा देखना, ये देखो नॉर्मल तुम अपने हिसाब से बताओ तुम क्या बोलते। तुम उनसे ये बोल देते कि पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, आप पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सॉरी मुझे ऐसे इस वजह से आ रही, तुम सोचो ये तुम बोलोगे। तुमने एक वो मेरे हिसाब से रील देखी होगी कि वो एक विकलांग होता है, उसका कोई पैसा छीन लेता है, तो वो उससे कहता है कि यार इस लंगड़े का पैसा किसने छीन लिया। तुम सोचो वो वर्ड अप्रोप्रिएट है क्या वहाँ पे? बिल्कुल नहीं है भाई। वो एक हंसी के लिए, कॉमेडी के लिए उसने बोला है, उस सेंस में वीडियो बना है, अलग बात है। ठीक है। और उसमें उस समय उस इंसान को भी पता है जो विकलांग आदमी है उसके सेंस में वीडियो उससे अनुमति लेके ही डलेगा, ऐसा नहीं कि किसी ने भी डाल दिया होगा। पर ये बोलना उचित तो नहीं होता है। शारीरिक रूप से विकलांग है, आप बोल सकते हो कि दिव्यांग का पैसा किसी ने छीन लिया, विकलांग का पैसा किसी ने छीन लिया, ठीक है, पर वो तरीका सही नहीं होता है। इसी तरीके अगर आप दूसरा देखो कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए आवश्यक समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, कोई सेंस है इस बात का? नहीं होगा ना। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, बोलना एप्रोप्रिएट है। शारीरिक रूप से जो असुविधाग्रस्त बच्चे हैं बोला जा सकता है। ठीक है। आप ये बोल सकते हो मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग नहीं करेंगे, वो विकलांग है, वैसाखी के बिना कैसे जाएगा। तो देखो इनको तो आप ऐसे काट सकते थे भैया देख के कि भैया सिर्फ यही ऑप्शन हो सकता है। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप 30 क्वेश्चन देखते हो तो उनमें से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आप ऐसे कर पाओगे कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। गारंटी मैं दे रहा हूँ, आप कभी करके देखना। मैंने आपको इतने सेट करवाए, आप उनमें रोको, खुद से सोचो कि ये वाला मैं लगाता, फिर देखो मैंने उसमें कौन सा लगाया है। मैं तो बता रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे अगर तुमने पिछली कक्षाओं में थोड़ी सी भी चीज़ें सही तरीके से पढ़ रखी हैं। ठीक है। पूछा जा रहा है कि डैश के अतिरिक्त कुछ है, उसको छोड़ करके निम्नलिखित में से सभी कारण अधिगम क्षमता के कारण उपलब्ध होते हैं। सेरेब्रल डिस्फंक्शन होता है, संवेगात्मक विघ्न होता है, व्यवहारगत विघ्न होता है, लेकिन सांस्कृतिक कारक नहीं बोलते हैं उसे, ये अलग हो जाएगा। सांस्कृतिक कारक तुम्हारी संस्कृति से तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट वन पूछा जा रहा है कि एक समावेशी विद्यालय कौन सा होता है। समावेशी विद्यालय ऐसे विद्यालय को बोलते हैं जिसमें हम लोग सभी तरीके के बच्चों को बिना परवाह किए कि वो किस उनके अधिगम परिणाम क्या होंगे, उनमें पढ़ने की व्यवस्था कितनी है, उनमें जो है कैसे हैं पढ़ने में, ठीक है, उनमें भिन्नताएं क्या हैं, वो विशिष्ट हैं, सामान्य हैं। समावेशी का मतलब समान आवेश में शिक्षा देना। तो यहाँ पे देखो क्या उनकी नियोग्यता के अनुसार हम उन्हें सीखने की आवश्यकता, देखो देखते ही काट दोगे इसको, है। विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए जो प्रतिबद्ध विद्यालय हैं उनको हम समावेशी विद्यालय कहते हैं। हमें नहीं मतलब उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनकी हम परवाह भी नहीं करते हैं। यहाँ है कि विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ये भी नहीं बोलोगे। जो बच्चे अक्षम हैं, जो सक्षम बच्चे हैं, तुम उनको टफ दे रहे हो पेपर, जो अक्षम बच्चे हैं उनको सिंपल दे दोगे, नहीं। अभी के हिसाब से देखो तो आप आरक्षण मिल जाता है, कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, वो अलग सेंस पे बात है, पर पेपर जो आप देते हो वही वो भी देते हैं, आपको भी ये चीज़ पता है। विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध करता है। बिल्कुल नहीं भैया, कोई विशिष्टता नहीं होती है, सबके साथ समान रूप से बातचीत होती है कि नहीं। नेक्स्ट वन आ जाओ। लिखा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। जल्दी से बताओ। अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन व्यवस्थित कर सकते हैं, या फिर अन्य साथियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, तो अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, ये एकदम गलत हो जाएगा। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन की व्यवस्थित कर सकते हैं, ये भी नहीं बोला जा सकता है, जरूरत पड़ती है भाई। अन्य शिक्षार्थियों के अच्छे मॉडल बन सकते हैं, हो सकता है, लेकिन चांसेस ऐसे इस पे नहीं छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, ये एकदम सही है। उनको जरूरत होती है ऐसे विद्यालयों को जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उनको उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट वन आ जाओ। यहाँ पे लिखा है कि डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। प्रतिभाशालिता किसके कारण होती है, आपको सिंपल से ये बताना है। तो इसका क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ एक बार। क्या प्रतिभाशालिता मनोसामाजिक कारकों द्वारा होती है, नहीं होती है? क्या प्रतिभाशालिता अनुवांशिक होती है? बिल्कुल होती है, अनुवांशिक और वातावरण दोनों से होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये एकदम सही हो जाएगा। अनुवांशिक भी होती है, आनुवांशिक भी होती है और वातावरण भी होती है, वातावरण से भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है भाई, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र छोड़ दो और एक ही ऑप्शन सही करना है, तो फिर यही हो सकता। निष्क्रिय रूप से देखो, नेगेटिव बातें नहीं करेंगे, निरंतर होमवर्क देते चले जाओ, कोई सेंस नहीं। लिखा है सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। नहीं, व्यक्तिगत क्यों करेगा यार, टीचर भी तो उसकी मदद करेगा, है सारे काम खुद ही कर लेगा, तो तुम लोग क्या करोगे, है कि नहीं। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। फिर मैं तुमसे बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर एक बार जितने भी हैं पूछा ही जाता है। लिखा है डिस्क्रेजिया कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। देखो डिसलेक्सिया यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। पढ़ने में उसने हमसे बात ही नहीं की। पढ़ने वाला आपको याद होगा, कल हम लोग जब 100 को वॉज पढ़ रहा था एक लड़का, ठीक है, और एक क्या था, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा था, तो हमने बोला कि इसको पढ़ने में दिक्कत है, तो इसको है डिसलेक्सिया। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रेजिया नहीं है, इसको डिस्प्रेक्सिया और डिस्कैलकुलिया में देखो, इसमें तो मैथ नहीं आती, मैथ की कोई बात नहीं है, इसको हो जाएगी डिस्प्रेक्सिया मतलब गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या बोलते हैं, डिस्प्रेक्सिया। जैसे कि बच्चे चलने के, कूदने के, उछलने के, गेंद फेंकने को, गेंद पकड़ने में, इनमें उनको अक्षमता महसूस होती है, ये काम वो नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत लाते हैं। और एक हम लोगों ने पढ़ी है डिस्ग्राफिया, हालांकि ये भी काम यही करती है कि शारीरिक विकलांगता को स्थित करती है, और यहाँ पे हम लोग लेखन व्यवस्था अगर नहीं कर पाओगे तो इसको भी हम बोलते हैं कि डिस्ग्राफिया है, लेखन व्यवस्था नहीं सही होना। तो ये सारे हैं लेखन संबंधी विकार, हमारे डिस्ग्राफिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन, जल्दी से बात करो, अधिगम नियोग्यता। अधिगम नियोग्यता की अगर हम बात करें, जल्दी से बताओ इसका क्या हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, नेगेटिव बात है, बिल्कुल नहीं। एक स्थिर अवस्था है, स्थिर अवस्था तो नहीं, अधिगम नियोग्यता स्थिर है क्या, हटेगी नहीं बोल सकते हो। एक चर व्यवस्था है, ये बात एकदम सही है, बोली जा सकती है। और जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। या देखो, अगर नियोग्यता है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तुमको नेगेटिव इसके मिलने वाली चीज़ें होंगी, पॉजिटिव तो नहीं होंगी। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन बात सही हो सकती थी। देखो जहाँ पे के अतिरिक्त लिखा है, इससे पहले समझो कि खाली स्थान है, ठीक है। तो डैश के अतिरिक्त मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ दिया जाए, बाकी सारी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होंगे। देखो अगर तुमने ध्यान से समझा तो पहला ही पता चलेगा, परिणामों की आशा करना मतलब होप फॉर रिजल्ट ना। तो होप नहीं करना है मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो समस्या की पहचान करेंगे, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटेंगे, संभावित युक्तियों की खोज करेंगे। ये सारे क्रियात्मक संशोधन के हमने पढ़ रखे हैं तरीके। क्रियात्मक संशोधन में हमने सारी चीज़ें ये पढ़ रखी हैं थर्ड सेमेस्टर में। अगर आपको याद होगा, थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन में क्रियात्मक संशोधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। लेकिन ये तो उसमें था ही नहीं, परिणामों की आशा करना, ये तो बिल्कुल ख़त्म है भैया। और अंतिम हम लोग क्या करते थे, निष्कर्ष निकालते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 27 है आई थिंक। हाँ, एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए, तो व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ही उत्तर, बाकी बातें छोड़ दो। अगला लिखा गया है कि अगर कोई बात करता है सीमा परीक्षा में ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है और अत्यधिक नर्वस हो जाती है
उसके जो पाँव हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। मैं लिख रहा हूँ उसके गाँव ठंडे पड़ जाते हैं, ये कोई सेंस था। उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है क्योंकि वो नर्वस है। ऑलरेडी उसने बोल रखा है, देखो वो नर्वस है, ठीक है। और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पा रही है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो सॉरी, तो इसको भैया इसका बताओ, एक उचित उत्तर बताना है तुमको, याद रखो कि क्या हो सकता है एक इसका उचित उत्तर। जल्दी बोलो। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक परीक्षा जो ड्यूटी कर रहा है वो उसकी कक्षा में अध्यापिका या अध्यापक हो सकता है, ठीक है। वह स्वभाव बहुत कठोर है। इसका आंसर भैया क्या हो सकता है? बड़ा ही जलजला वाला क्वेश्चन है ये ना। जल्दी से इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर मैं तुम लोगों पे छोड़ देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, हाँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें से इसका उत्तर मुझे कोई सही लग ही नहीं रहा है। देखो मेरे हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ, देखो ये तो नहीं हो सकता कि स्वभाव बहुत कठोर है तो इस वजह से नर्वस है, इसे इतना बोलना अप्रोप्रिएट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत सोचती है, तो ऑफकोर्स अभी परीक्षा दे रही है, क्लास में घुसी है तो सीधे परिणाम ही नहीं सोचने लगेगी, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, तो जो आत्मविश्वासी होते हैं वो भी नर्वस फील तो कर ही सकते हैं, ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर एकदम भैया सही हो जाएगा। एक बार आप लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, जुलाई 2013 का पेपर नंबर 1 सॉल्व पेपर मैं करवा रहा हूँ, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहला हो सकता है कि जो संवेगात्मक अकस्मात संवेगात्मक आवेग होते हैं हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, डर भय अंदर होना, भयभीत होना, या फिर किसी चीज़ को लेकर के नर्वसनेस तो आ ही जाती है, तो ये संवेग के अंतर्गत ही आती हैं चीज़ें। मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन को, आप ये मानो कि 50-50 नहीं, सॉरी 50-50 तो ज़्यादा हो जाएगा, मुझे इस पर विश्वास कितना है मैं बता रहा हूँ, 80% एकदम यही होगा, 20% का चांस थोड़ा सा अलग है। एक बार इसे प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, याद रखिएगा जुलाई 2013 इसमें, या फिर इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आप गूगल पे देख लीजिएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है जो समस्या में डाल के गया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, मैं बोलना भूल जाता हूँ, मुझे अभी याद आया तो मैंने बोल देना फिर।